सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के एक ऐसे नेता थे जिन्हें भारत कभी भुला नहीं पाएगा। उनके बिना आज के भारत की कल्पना करना ही नामुमकिन है। उनकी दूरंदेशी और राष्ट्र प्रेम हमें सदा प्रेरणा देते रहेंगे और हम उन्हें गर्व से सरदार कहते रहेंगे। सरदार सरदार सरदार, तू सरदार कहलाता सरदार। भारत गणराज्य जनेता, अखंड भारत निर्माता। हो भारत गणराज्य जनेता, अखंड भारत निर्माता। युवाओं किसानों का नेता, तू भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन जन का साथ, तू लोह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तू सरदार कहलाता। भारत गणराज्य जनेता, अखंड भारत निर्माता। युवाओं किसानों का नेता, तू भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन जन का साथ, तू लोह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तू सरदार कहलाता। सरदार बन के गांधी के सिपाही, फिरंगी जांच हटाया। एक मत करके हिंद को बेटे का फर्ज निभाया। तू हिंद देश की शान, सरदार है तेरा नाम। तू लोह पुरुष भारत का, तुझको शत शत मेरा प्रणाम। तुझको शत शत मेरा प्रणाम, तुझको शत शत मेरा प्रणाम। किसानों गरीबों का नेता, तू भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन जन का साथ, तू लोह पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तू सरदार कहलाता। सरदार सैकड़ों सल्तनत को मिलाकर देश बनाया। राजा रजवाड़ों ने भी अपना बलिदान दिखाया। जज्बे को तेरे सलाम, ये देश है तेरी शान। गांधी की ढाल तू बेमिसाल, तुझे शत शत मेरा प्रणाम। तुझको शत शत मेरा प्रणाम, तुझको शत शत मेरा प्रणाम। मजदूरों किसानों का नेता, तू भारत भाग्य विधाता। तेरी हो बात जन जन का साथ, तू हिंदुस्तान की गाथा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तू सरदार कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तू सरदार कहलाता। सरदार नमस्कार। नमस्कार। आज लगता है सर, आज गिनती कम रहने वाली है। मैं कर रहा हूँ जी सूचना, लोग जुड़ेंगे जी।
हाँ, नहीं वो तो खैर लेट जुड़ेंगे और तब तो कार्यक्रम खत्म होने का समय हो जाएगा एज यूजुअल। जो चलिए एक गीत आपको और दिखाते हैं सर सरदार पटेल को, तब तक फिर शुरू करते हैं। धन्य हो गई भारत माता ऐसा सपूत पाके, भारत रत्न कहलाएंगे युग युग सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे। बेड़िया भारत माता की तोड़ के आजाद किया, जोड़ के बिखरे हिस्सों को देश का निर्माण किया। हो बेड़िया भारत माता की तोड़ के आजाद किया, जोड़ के बिखरे हिस्सों को देश का निर्माण किया। प्यार का पाठ दिया भारत के जन जन को, प्यार का पाठ दिया भारत के जन जन को। हो उसकी जय जयकार बोलो, जय सरदार जय जय सरदार जय जय सरदार जय जय सरदार जय सरदार जय जय सरदार जय जय सरदार जय जय सरदार। एक तूफान थे दुश्मनों के लिए खुद ये अंग्रेज कह के गए, ना ही तलवार से ना ही बंदूक से उनकी पहचान दिल जीत ले। एक तूफान थे दुश्मनों के लिए खुद ये अंग्रेज कह के गए, ना ही तलवार से ना ही बंदूक से उनकी पहचान दिल जीत ले। ऐसे हमारे सबसे निराले विद्वान नेता थे न्यारे, थे विश्व भर के ख्याति के तारे, उनमें मेरे भाई प्यारे। जोड़ दिया भारत माता के कण कण को, जोड़ दिया भारत माता के कण कण को। वो लोह पुरुष बलवान बोलो, जय सरदार जय जय सरदार जय जय सरदार जय जय सरदार जय सरदार जय जय सरदार जय जय सरदार जय जय सरदार। हारू उनके सम्मान में शीश झुकते रहे, उनके राहों पे चलते रहे। अगर एकता देश मजबूत है, उनकी बातें सिखाए हमें। उनके सम्मान में शीश झुकते रहे, उनके राहों पे चलते रहे। अगर एकता देश मजबूत है, उनकी बातें सिखाए हमें। हर देशवासी इनसे जुड़ा है, हर कोई गाए ऐसा गान, सारे जहां में ऊंचा सभी
नमस्कार। भारत की बात सुनाता हूं कि 10वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर इकट्ठा हुए हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं समझ सकता हूं कि आज क्योंकि अभी इन दिनों में थोड़ा फेस्टिवल मूड में हैं सब लोग, और आज एक अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला कि क्रिकेट मैच भी है, तो हो सकता है कि कुछ क्रिकेट प्रेमियों की वजह से आज हमारी गिनती सरदार के ऊपर सरदार वल्लभ भाई पटेल पर डिस्कस करने वालों की गिनती शायद कम रहेगी। ये भी हमारा एक, मैं इसे दुर्भाग्य कहूंगा। आज के समय आज हम ज्यादा नहीं लेंगे। आज हमारे साथ, हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ डॉक्टर देव प्रसाद भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं। आप प्रांत अध्यक्ष हैं विद्या भारती हरियाणा के, और आज हमें उनका मार्गदर्शन, जो हमारे मुख्य वक्ता रहेंगे, आज हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा। जिस तरह अब तक के हर कार्यक्रम में हम लोग, हमारे साथ जितने भी वक्ता जुड़े, उन सब से हमने बहुत कुछ सीखा है, जाना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी हमें सरदार पटेल के विषय में बहुत सी नई बातें और बहुत सी ज्ञान की बातें मिलने वाली हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कड़ी में सबसे पहले हैं हमारे साथ विकास भाटिया जी। 5 मिनट। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। ईश भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। विकास भाटिया जी। सभी को सादर नमस्ते। मैं तो सुनने वालों में से हूँ और मुझे नहीं पता मेरा नाम सबसे पहले आज क्यों आ गया है। मैं तो कभी कभी भाई सर देखो, ऐसा है, कभी कभी सुनने वालों को भी तो मंच पे आना होगा ना। अब इतने शुरू से आप हमारी कड़ी से जुड़े हुए हैं, तो अब धीरे धीरे अब 5-5 मिनट करके बढ़ाऊंगा मैं, इसीलिए 5 मिनट दे रहा हूँ आज। स्वागत है। हमें सभी को सादर नमस्ते। आज की कड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे राष्ट्र के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री। आज उनका 146वां जन्म दिवस है। 31 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस है। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और लौह पुरुष बनने का कारण ये था कि उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया। देश का दुर्भाग्य कहूंगा कि मात्र आजादी के 3 वर्ष बाद ही उनका देहांत हो गया। कुछ ऐसे व्यक्तित्व के थे जिनको प्रधानमंत्री, या कहूं कि देश सच्चे सेवक बनना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियां कब कैसे बदल गए। राम राज्य आना था, राम जी को वनवास हो गया और वो कुटीर बाहर निकल गई। देश भी आजाद हुआ, कई स्वतंत्रता सेनानी जुड़े, कई स्वतंत्रता सेनानियों का संग्राम के अंदर योगदान रहा, जिनमें से वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे नेता रहे कांग्रेस के, जिनकी छत्र छवि एक ऐसी थी जो एक सूत्र में बांध के काम करते थे। गांधी जी ने स्वयं उनको लौह पुरुष की उपाधि दी थी। हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हम एकाधिकार को मानने से पहले अपने अधिकारों को जान लें, हम अपने अधिकारों के बारे में जानें, उसको पालन करें। कर्तव्य सभी को निभाने हैं। एकाधिकार सबको प्राप्त हो जाएंगे जब हम अपने कर्तव्य निष्ठ बनेंगे। मैं अपने वाक्य को दोबारा संशोधन के साथ कह रहा हूं कि एकाधिकार हम सभी को मिल जाएंगे अगर हम स्वयं कर्तव्य निष्ठ बन जाएंगे। उसी कड़ी में हमारे पटेल जी की भी कुछ ऐसी सोच थी, और उन्होंने कुछ ऐसे अपने अनमोल विचार रखे हुए थे, जिनमें से मैं 10 अनमोल विचारों को कोट कर रहा हूं।
पहला उनका विचार था कि इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास स्थान, ये हमारा भारत सुंदर देश रहा है। हमारे देश की ये शान रही है। इस मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा है कि जो इस जन्मभूमि में जिसने यह जन्म लिया है, उसने कुछ ना कुछ हमेशा कर दिखाया है। चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति रहा हो, बड़े से बड़ा बना हो, लेकिन उसने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया। ये उस मिट्टी, इस देश की मिट्टी में ऐसी सुगंध है, उसका ऐसा भाव है कि ऐसी शुद्ध आत्माएं हमेशा यहाँ पे जन्म लेती हैं। आज हमें ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, जाति पंथ के भेदभावों को समाप्त कर देना चाहिए। ये उनका दूसरा अनमोल एक विचार रहा है। शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान काम को करने के लिए आवश्यक होती है। चौथा पॉइंट है, मनुष्य को ठंडा रहना चाहिए। मतलब देखिए, बड़ी कोट करने वाली बात उन्होंने लिखी कि मनुष्य का स्वभाव जो है, परिस्थितियां बहुत हमारे को उतार चढ़ाव के ले जाती हैं, लेकिन हम मनुष्य को हमेशा ठंडा रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे अपने ऊपर भी लागू होने दे रहा था, क्योंकि स्वभाव से जल्द कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में हो जाते हैं कि हमारा माइंडसेट बदल जाता है। सामने वाले की परिस्थिति को ना जानते हुए अपनी परिस्थितियों को देखें तो हमारे जो स्वभाव है वो जब वो पूरा नहीं होता तो हमारे को क्रोध आ जाता है। तो इसलिए उनका एक बड़ा अच्छा पॉइंट उसने दिया कि मनुष्य को हमेशा ठंडा रहना चाहिए, मतलब विचारशील रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। उसका उदाहरण उन्होंने इस बात से दिया कि लोहा भले ही गर्म हो जाए, लोहा भले ही गर्म हो जाए, लेकिन हथौड़े को तो हमेशा ठंडा ही रहना चाहिए, अन्यथा वह स्वयं अपना हत्था भी जला देगा। कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों ना हो जाए, पर अंततः उसे ठंडा ही होना पड़ता है। मतलब हम अपने लिए कुछ भी मांगे सोचें, चाहे जब अभी ये जो हमारा करंट में अगर देखें तो हमारे हिंदुस्तान में भी एक आंदोलन चल रहा है। आंदोलन किस स्वभाव से शुरू हुआ, कहाँ पहुंचा, कहाँ तक चला गया, अंततः इसको ठंडा होना ही पड़ेगा, चाहे हम जितना ही गर्म ज्वलनशील बना के उसको उभारें उजारें कुछ भी करें। यदि हम उसे शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे तभी हमारे विचार पूरे होंगे। हमारी अच्छाई हमारे मार्ग में बाधक है, इसलिए वह अपनी आंखों से क्रोध से लाल होने दीजिए, अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए। पुनः पढ़ता हूं, आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है। मतलब बहुत सॉफ्ट होना भी आपके लिए हानिकारक है, बहुत हार्ड होना भी आपके लिए हानिकारक है। और अपनी आंखों का क्रोध, जो हमारा टेम्पर हमारा लूज हो, वो हमारी आंखों के अंदर रहे और उसी को देखे तो सामने वाला समझ जाए कि इस समय कैसी बात करनी चाहिए, कैसी नहीं करनी चाहिए। और अन्याय का सामना हमें अपने मजबूत हाथों से करिए। मतलब हमारे को अपने इनबिल्ट हमारी पावर ऐसी होनी चाहिए कि हम वो सामने वाला हमारी बातों से ही वो ऐसा समझ जाए कि हाँ भाई, अब ये परिस्थिति है और हमारे को इस तरह की सॉल्यूशन को निकाल देना चाहिए। और ये उन्होंने तब भी किया जब उन्होंने अपने जितने भी हमारे उस समय आजादी के बाद अलग अलग खंड खंड में विभाजित हमारा भारत था, उसको एकत्र करने में भी उन्होंने यही एक फॉर्मूला लगाया था कि सभी एक जितने भी देश राजाएं और हमारे खंड हैं उन सबको एकत्र किया। वो अपने स्वभाव को सामने वाले को कभी प्रतीत नहीं होते थे कि इंटरनल वो क्या सोच रहे हैं, अपना मन हमेशा शांत रखते थे, सामने वाले की पावर को वो अपनी आंखों से पढ़ लेते थे और उसके बाद अपने विचारों को भी वो निम्न छोटे शब्दों में ऐसा व्यक्त कर देते थे कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। अधिकार मनुष्य को तब तक अंधा बनाए रखेगा जब तक मनुष्य उस अधिकार को प्राप्त करने का कोई मूल्य ना चुका दे। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हमें अपने अधिकार तो प्रिय हैं, लेकिन हमारा अपने कर्तव्य भूल जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम मनुष्य अपने अधिकारों के प्रति अंधा बना रहेगा जब तक उस अधिकार को प्राप्त करने हेतु वो कोई मूल्य नहीं चुका। जैसे आजादी के उस समय मतवालों ने अपने आप को पूरा झोंक दिया, अपने आप को पूरा झोंक दिया, तब जाकर के हमें ये आजादी प्राप्त हुई थी। न खड़क से जो वो कहते हैं कि न खड़क न ढाल, ये कुछ नहीं था। बहुत ही मतवाले ऐसे रहे जिन्होंने क्रांति को अपना करके इस देश को आजाद कराया। देश की आजादी के लिए पता नहीं कितने लाखों वीरों ने वो शहीद हो गए और उनका उस इतिहास में कहीं नाम भी नहीं है।
जिनको हम जानते तक भी नहीं है, वो पता नहीं कितने अनजान शहीद थे, उन्होंने अपनी शहादत दे दी, बहुत कम उम्र से लेके बड़ी उम्र तक। तो वो उन सब की शहादत को हम सलात करते हैं और ये मान के चलते हैं कि ईश्वर इनको सशक्त करें और हमारे को सशक्त करेंगे जब हम उनकी उस आजादी को संभाल के सजो के रखेंगे, अपने अधिकारों का हनन ना होने दे, लेकिन स्वयं भी कर्तव्यनिष्ठ बने। अपना अधिकार प्राप्त करने से पहले हमें अपने कर्तव्यों को पालन करना चाहिए। आपको अपना अपमान सहने की कला आनी चाहिए। यही बात मैं कह रहा था कि अधिकारों का हनन नहीं होगा, लेकिन अपने आप को हमें कर्तव्यनिष्ठ भी बनाना है। अधिकारों को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्रथम अपने कर्तव्यों को अपना लेंगे। मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में कोई अन्न के लिए आंसू बहता हुआ भूखा ना मरे। आप ये देखिए कि जो उन्होंने 1947-48 में ये जो भाव रखे थे, वो आज 2021 आ गया। आज भी हम देखते हैं कि कुछ किसान, कुछ निम्न वर्ग, मतलब संस्थाएं, सक्रियता इतनी बनी हुई है। आप जो सरकारी उसमें देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पता नहीं कितनी तरह की संस्थाएं हैं जो ये काम कर रही हैं और वो देखते हैं कि लोग गरीब ना बने। लेकिन आज अगर प्रैक्टिकल वे में देखेंगे तो आज निम्न वर्ग का लोग भी आपको मिलेगा, सड़क पे मेहनत करने वाला भी मिलेगा, 2 जून की रोटी कमाने वाला भी मिलेगा, लेकिन गरीब गरीब से गरीब हो गया, अमीर अमीर से ज्यादा अमीर हो गया। वो जो खाई खत्म कर रही थी वो और इतनी चौड़ी खाई हो गई कि उसको पाटना भी आज मुश्किल हो गया। कारण बहुत सारे रहे, आज मौका नहीं है कि इसके ऊपर डिस्कस करें। जब जनता एक हो जाती है तब उसके सामने क्रूर से क्रूर शासन भी नहीं टिक सकता। अतः जात पात के ऊंच नीच के भेदभाव को बुलाकर सब एक हो जाएं। और एक पॉइंट उन्होंने और रखा कि संस्कृति समझ बुझकर शांति पर रची गई, मरना होगा तो वे अपने पापों से ही मरेंगे। जो काम प्रेम शांति से होता है वो वैर भाव से नहीं होता है। मतलब आप अपने आप को, जहां उन्होंने बोला कि ठंडा रखना चाहिए अपने आप का शरीर, अपने मन को हमें शांत रखें, शुद्ध बुद्धि के साथ अपनाएं और अपने कर्तव्यों को पालन करें। यही भाव इसलिए भी एक आज इम्पोर्टेंट है कि कल 30 अक्टूबर को महर्षि दयानंद जी की का बलिदान दिवस था, जिन्होंने और लगभग उनको गए हुए भी 147-48 वर्ष हो चुके हैं और आज हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं और उनका वो देहांत है जो 30 अक्टूबर था। तो हमारे जो हमारे पूर्वज रहे, जो हमारे को मार्गदर्शक दे गए हैं, अगर हम आज की दौर में आ जाएं तो हमारे को सबसे पूर्ण जो हमारा कर्तव्य यही है कि सामने वाले का आप मान अपने मान से बड़ा कर दें, उसको ज्यादा अच्छी तरह समझ लें, तभी देश को हम उन्नत राज्य की तरफ ले जाएंगे। सभी को मैं इस अवसर पे आगे बढ़ने के लिए, एकजुट होने के लिए कामना करता हूं। सादर धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बढ़िया था। और आप कह रहे हो आप तैयारी नहीं थी, मैं कह रहा हूँ मजा आ गया सर, आनंद, बहुत सुंदर। और समय ज़्यादा ना लेते हुए एक कविता दिनेश बरेजा जी द्वारा, और उसके बाद हम सुनना चाहेंगे डॉक्टर देव प्रसाद भारद्वाज जी को। दिनेश जी। दिनेश जी कहाँ चले गए सर? सर आज तो कमाल कर दी। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सोच रहा था कि कैप्टन साहब ने कैप नहीं पहनी। अरे वाह, क्या बात है, हेड्स ऑफ सर। जी दिनेश जी। भारत की बात सुनाता हूँ का अपना ये एपिसोड जो है वो अखंड भारत के लिए जो एकता दिवस हम मनाते हैं उसी उपलक्ष्य में है। तो मुझे जो कविता याद आती है वो है कि खंड खंड को जोड़ जिसने अखंड राष्ट्र का सृजन किया, उन शिल्पी वल्लभ को सबने लौह पुरुष कह नमन किया। खंड खंड को जोड़ जिसने अखंड राष्ट्र का सृजन किया, उन शिल्पी वल्लभ को सबने लौह पुरुष कह नमन किया। बापू के अनुयायी थे, बापू के अनुयायी थे, खेड़ा के रण में रखे कदम, भर ओंकार बरदौली से में बोले, ना दे लगान की रत्ती है। बापू के अनुयायी थे, खेड़ा के रण से रखे कदम,
भर हुंकार बरदौली में बोले, नादे लगान की रत्ती हम, वाणी में थी सिंह गर्जना, उर में थे अनुराग नरम। वाणी में थी सिंह गर्जना, उर में थे अनुराग नरम, बड़ी ख्याति अकल हिंद की में, चूर किया सत्ता का भ्रम। अत्याचार के शासन का दृढ़ होकर जिसने दमन किया, उन युग शिल्पी को सबने लौह पुरुष के नमन किया। उस युग शिल्पी को सबने लौह पुरुष के नमन किया। सदियों से जो नहीं था हुआ, सदियों से जो नहीं था हुआ, चंद दिनों में सफल किया। 565 रजवाड़ों को कूटनीति से विलय किया। जूनागढ़ से जनमत लेकर कश्मीर से सुलह किया। सबक सिखा करके निजाम को हैदराबाद में समर किया। इस्पात के ढांचे की सेवा कर, इस्पात के ढांचे की सेवा कर, नए रूप में गठन किया। उन युग शिल्पी वल्लभ को सबने लौह पुरुष के नमन किया। साहस धैर्य की अनुपम दृष्टि, साहस धैर्य की अनुपम दृष्टि, ये में थे संजोए हुए। साहस धैर्य की अनुपम दृष्टि, ये में थे संजोए हुए। धरा से उठकर बने हिमालय, जिनका गुरुता गगन हुए। अतुल त्याग की मूरत थे वे, अतुल त्याग की मूरत थे वे। लोभ न जिसके निकट गए, अखंड राष्ट्र एकता हेतु तन मन धन से अर्पित भये। उर्मे धारण कर सेवा भाव, फिर कुरीतियों का दमन किया। उन युग शिल्पी वल्लभ को सबने लौह पुरुष के नमन किया। कायम रखने राष्ट्र एकता, कायम रखने राष्ट्र एकता, उच्च पदों का त्याग किया। विजयी होकर लोभ क्रोध पर देश हित का साथ किया। दूरदर्शिता की शक्ति थी, दूरदर्शिता की शक्ति थी, चीन के प्रति चिताया था। अमर हुए जब ज्ञात तब खुद का घर न बनाया था। धन्य हो गई धरा हिंद की, जो भारत भू पर जन्म लिया। उस युग शिल्पी वल्लभ को सबने लौह पुरुष कहकर नमन किया। उस युग शिल्पी वल्लभ को सबने लौह पुरुष कहकर नमन किया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भारत की बात सुनाता हूं कि इस 10वें एपिसोड में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे साथ इस बार बच्चे नहीं जुड़े हैं, जो कि अपने गीत, कविताएं और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम रहते थे। उसका कारण कुछ एग्ज़ाम्स भी हैं, छुट्टियां भी, फेस्टिवल भी हैं, और आज क्रिकेट का मैच है, इसलिए भी ये कारण है जिसकी वजह से आज बच्चे कम जुड़े हैं। हमारे आनंद बंधु जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका गला खराब है। उनका ऐसा कहना था कि जी मैं कार्यक्रम में ज़रूर जुड़ूंगा, पर आज गीत या कविता गा नहीं पाऊंगा। मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे मुख्य वक्ता आज के डॉक्टर देव प्रसाद भारद्वाज जी को हम लोग सब सुनना चाहेंगे, और है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृतत्व देकर, है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर गए पर आसमानी हो गए। डॉक्टर देव प्रसाद भारद्वाज जी। डॉक्टर साहब लाइन पे हैं? आई थिंक कनेक्शन तो है। डॉक्टर देव प्रसाद भारद्वाज जी, भाई साहब। चलिए, कुछ मुझे लगता है कि कनेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, या उनका ऑडियो नहीं जुड़ा हुआ है।
सर ऑडियो ऑन उनका है, कैमरा भी ऑन नहीं हुआ, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, हम थोड़ा वेट करते हैं। तब तक के लिए हमारी टीम मेंबर जो कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी, सर 5 मिनट आपके लिए। नमस्कार, मैं ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा भारत की बात सुनाता हूं। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में छोटी सी बात ही कहूंगा कि ये हमारा सौभाग्य था कि भारत के राजनीतिक पटल पे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे साथ वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्रता संग्राम में जो उन्होंने भाग लिया और साथ दिया, और उससे महत्वपूर्ण था जो उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद जो बहुत बड़ी जरूरत थी, जैसे कि अभी बताया गया 565 रियासतों को एक सूत्र में पिरोया। आप इमेजिन करिए अगर ऐसा नहीं हुआ होता, भारत एक उपखंड होता जिसके बीच में 565 रियासतें होती, और अगरतला से अहमदाबाद जाने में या कश्मीर से कन्याकुमारी जाने में आपको 15 वीजे लेने पड़ते। उनकी कूटनीति, उनकी दूरदर्शिता के कारण देश एक सूत्र में पिरोया गया, और कठिन से कठिन उस टाइम के जो किंग प्रिंस से जो निजाम सबसे एक धूर्त व्यक्ति था जो दक्षिण पाकिस्तान बनाने का सपना देख रहा था, उसकी चाल में उसी को फंसा के उन्होंने हैदराबाद को भी इस देश का हिस्सा बनाया। दुर्भाग्य ये कि वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। चाहे उस टाइम कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 15 में से 12 लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में मत दिया था, 2 ने आचार्य कृपलानी के पक्ष में मत दिया था, और 1 मत अनिर्णायक था, और नेहरू के पक्ष में 1 भी वोट नहीं था। पर गांधी के नेहरू प्रेम ने फिर भी नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और वो जानते थे कि नेहरू 2 नंबर की पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए उस वर्किंग कमेटी में एक छोटा सा चिट लिख के उन्होंने पटेल की तरफ बढ़ाई। पटेल जी ने वो पढ़ के अपनी जेब में डाल दी, और साथ ही बोल दिया कि मैं देश हित में अपना नाम विड्रॉ करता हूं प्राइम मिनिस्टरशिप से। ये दुर्भाग्य रहा देश का। उस टाइम गांधी जी के कुचक्र में फंस के हमें देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री होना चाहिए था उसको उप प्रधानमंत्री बनना पड़ा, और नेहरू को जिसकी नीतियों का खामियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं, प्रधानमंत्री बना दिया गया। और दूसरा दुर्भाग्य मैं ये कहता हूं कि उनका निधन बहुत जल्दी हो गया। इस देश को उन जैसे नेताओं की बहुत जरूरत थी। दुर्भाग्यवश वो हमसे जल्दी बिछड़ गए, और जो कार्य उन्होंने करना था वो कार्य पूरा नहीं हो पाया, और आज तक देश उस चीज से उभर नहीं पाया। और उसके बाद दशकों के बाद कुछ एक योगी हमें मिले हैं जिससे हम उम्मीद करते हैं कि शायद कुछ जो हानि हुई है उसकी पूर्ति हो सकेगी, और देश प्रभु से यही प्रार्थना है कि देश को सुदृढ़ नेतृत्व मिले और पटेल जी की कमी पूरी हो। धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरी अभी भारद्वाज जी से बात हुई है, उनको 5 मिनट और लगेंगे ज्वाइन करने में। मैं आपको एक सरदार पटेल पर एक वीडियो बहुत ही शानदार शेयर कर रहा हूं, देखिए आप। सबसे ऊंचा था वो है और रहेगा, भारत की शान था वो सदा अमर रहेगा। सबसे ऊंचा है, सबसे शानदार, लोह पुरुष है
इस धरती माँ का सपूत था वो, किसानों का अपना सरदार था वो, हुकूमत पर तेज असरदार था वो, देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, सोमनाथ का जीर्णोद्वार था वो, ऋण आज उसका चुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा, अंबर से ऊंचा उठा रहे हैं, सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार, हो सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार, सबसे ऊंचा है सबसे शानदार, लोह पुरुष है हमारा सरदार, तुम ना 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 तुम ना 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 नागिर दिख दिन नागिर दिख दिन ना 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 भव्य सरदार का ये दर्शन हर सदी में हमें पाना है, देशभक्ति और साहस का बल हर पीढ़ी को समझाना है, मां नर्मदा के तट से, हाँ अभी और इसी पल से, एकता का संदेशा हम सबको, हाँ हर दिल तक पहुंचाना है, टुकड़ों में अपना बटेंगे, एक साथ हम सब रहेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत बना के एक सुर में कहेंगे, भारत माता की जय। सबसे ऊंचा सबसे शानदार लोह पुरुष है हमारा सरदार। 31 अक्टूबर 1957 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश की स्वतंत्रता दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे। उन्हीं को समर्पित भारत की बात सुनाता हूं का यह भाग एक गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया था। उन्होंने 565 रियासतों को एक साथ करने के लिए कई सारे कदम उठाए, जिसके फलस्वरूप हमारे देश का एक संयुक्त देश का ढांचा मिल पाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत की राजनीति एकता जो है स्वीकार नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह एकता स्थायी नहीं है, बल्कि कुछ समय के लिए थी। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निरंतर प्रयास किए, जिससे हमारे देश में एकता की लहर दौड़ आई। हमारे देश में एक होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की इच्छा शक्ति बहुत ही ज्यादा बुलंद थी। इसी कारण लोग उन्हें भारत का लौह पुरुष कहकर बुलाते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने प्रयासों से हमारे देश के लिए जो प्रयत्न किए, उसी कारण हमारा देश एकता की डोर में बंध पाया था। यही कारण है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और भारत की बात सुनाता हूं मैं आज इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पे हमारा ये अंश प्रस्तुत है। मैं आमंत्रित करूंगा आगे के कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए अनिल नैयर जी। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। आज का हमारा कार्यक्रम भारत की बात सुनाता हूं मैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ डॉक्टर देव प्रसाद भारद्वाज जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। आप प्रांत अध्यक्ष हैं विद्या भारती हरियाणा के।
लिख रहा हूं मैं अंजाम, लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। डॉक्टर भारद्वाज जी। वैसे माइक ऑफ है आपका। हेलो, जी आ रही है आवाज? जी बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो सबको मेरा सादर प्रणाम है आपकी इस आज की बात सुनाता हूँ कार्यक्रम में। और लौह पुरुष सरदार पटेल जी की जयंती पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। आप सब साधुवाद के पात्र हैं। क्षमा चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा देर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि आप सबको ध्यान में ही है कि आजकल दीपावली का जी ये जो पर्व है उसकी गहमागहमी है सारे समाज में। तो मिलना जुलना आना जाना, ठीक तो है। आप सभी बंधु बांधवों को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, सर्वप्रथम दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका कारोबार सब ठीक चले, इस बात की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। अनिल जी, अभी विषय रखूं मैं अपना? जी बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। हाँ, तो मैं तो ये कोई और देखो मिलने के लिए आ गए, तो आज का समय बहुत बिजी कोई शेड्यूल बात है नहीं, वैसे में। मुझे मालूम है सर। आज हम भी क्षमा चाहेंगे। हमारे साथ वही बहुत वही परिवार में बहुत लोग जुड़ते हैं, लेकिन आज वही वही संख्या वही वही इसीलिए कम तो। है। हाँ हाँ हाँ। कोई बात नहीं, तो आप जितना अच्छा, समय मैं 10 मिनट तो किसी और को बुलवा लीजिए प्लीज। जैसा आप चाहें। हाँ, मैं थोड़ा सा ना 8 बजे के आसपास, 7:30 बजे हो गए ना? जी सर, लेट हो जाएगा। आप हमें लेट? 10 मिनट दे दो, कोई बात नहीं, चलेगा। अच्छा अच्छा, चलो। तो जी क्षमा चाहूंगा मैं इस कोई बात नहीं। सारी गहमा गहमी में। जी जी तो जी मैं कोई बात नहीं सर। आप 10 मिनट दे दीजिए हमें हाँ, बस। तो इसलिए आज अपने सरदार पटेल जी की जयंती है। पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। और आपकी बात सुनाता हूं मैं, तो मुझे लगभग 40-45 वर्ष पहले का एक वाकया ध्यान में आ रहा है। एक फिल्म आई थी पूरब और पश्चिम। उसमें गीत था, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जी और वो बहुत अपील किया था पूरे देश को। आज आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को ये एहसास कराया कि हमारे जो महापुरुष हैं जी उनको भी हमको स्मरण करना चाहिए समय समय, जिनका वास्तव में इस राष्ट्रीय आंदोलन में, राष्ट्र के निर्माण में, उसके एकत्रीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसे उनमें से आज सरदार पटेल हमारे अग्रणी हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हमारे मार्गदर्शक के रूप में आज हमारे बीच में भी उनका सारा आज विचार रहता है। सरदार जी का जो मान और सम्मान इस देश में होना चाहिए था, दुर्भाग्य रहा कि तथाकथित जो भी कारण रहे हो, मैं कह नहीं सकता उनको, राजनीतिक कारण रहे हो सकते हैं, क्षेत्रीय कारण रहे हो सकते हैं, एक व्यक्तित्व रहा हो सकता है, उनको वो आदर और सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो वास्तव में हकदार। केवल इसलिए नहीं कि वो पहले उप प्रधानमंत्री थे, वो पहले जो है गृह मंत्री थे, वो जो है राष्ट्रीय आंदोलन के हीरो थे, इसलिए नहीं, लेकिन उनका जो सोच था, जो राष्ट्रवादी सोच था, उसके लिए उनको जो उपेक्षित किया गया, ये हम सब राष्ट्रभक्तों को, देशभक्तों को, जनता को बड़ी पीड़ा रहती है कि जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, उनके बारे में जो इस समय जो पूरे देश में जो विषय चल रहा है, वो वास्तव में उसके हकदार थे। सरदार जी का जो एक व्यक्तित्व है, लौह पुरुष क्यों कहते हैं उनको? तो लौह पुरुष इसलिए कहते हैं कि वो जो ठान लेते थे, इसलिए नहीं कि उनका मन करता है ऐसा, बल्कि देश हित में जो व्यवस्था ठीक है उस पे वो अडिग रहते थे। और 3 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं।
एक था जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ और देश के रियासतों का एकत्रीकरण करने का जो है विषय आया, तो निजाम हैदराबाद की रियासत और जूनागढ़ की रियासत, ये दो उदाहरण बहुत उनके लौह पुरुष होने का बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि बाकी थोड़ा सा समझा करके, कोई धमका करके ये सब रियासतें एक हो गई थी, लेकिन 3 रियासतें देश में ऐसी थी, जम्मू कश्मीर की, जूनागढ़ की और निजाम हैदराबाद, ये किसी भी कीमत पे हिंदुस्तान के साथ मिलने के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने बहुत समझाया निजाम को कि भाई देश के अंदर इस समय जो एकीकरण का जो विषय चल रहा है और देश को एक करने का जो विषय चल रहा है, उसमें आपकी असहमति ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। उसका परिणाम ये हुआ कि उनको वहां सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी और फिर उनको वापस 72 घंटे में वो निजाम हैदराबाद भी हिंदुस्तान का अंग बना। ऐसे ही जूनागढ़ की रियासत थी। लेकिन वाक्य क्या है इसमें, एक बात बताऊं, उसके बाद वहां पंडित नेहरू का प्रवास हुआ। शायद आप सबको पता भी हो या ना भी हो, तो मैं एक विषय लौह पुरुष की बात बता रहा हूं आपको। तो प्रधानमंत्री देश का हैदराबाद जाए और वहां का जो उस समय का शासक था वो एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने, ये पंडित नेहरू की एक तरह से अपमान नहीं था, देश का अपमान था। और सरदार पटेल को ये बहुत बुरा लगा। उन्होंने दोबारा वहां कार्यक्रम अपना बनाया और जानबूझ करके अपने प्लेन को लेट किया और ये कहा कि मेरी अगवानी के लिए आपको एयरपोर्ट आना पड़ेगा, और उनको इंतजार करवाया। ये दृढ़ इच्छा शक्ति केवल सरदार में ही हो सकती थी। तो ये जो उनका व्यक्तित्व था, जो ठान लेते थे उसको वो करते थे, कहते नहीं थे केवल। दूसरा, 1929 का एक वाकया है, देश के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए, आजादी सबके लिए अनिवार्य है, इसके लिए समर्पण कैसा होना चाहिए। वो स्वाभाविक दावेदार थे अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के, राष्ट्रीय कांग्रेस के, क्योंकि 29 का अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन होने वाला था। उसमें देश में पहली बार कांग्रेस के मंच के माध्यम से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पारित होने वाला था। लेकिन यहां भी उनके व्यक्तित्व के अनुसार उनको स्थान नहीं दिया और उनसे कम अनुभव के एक नए व्यक्ति को, और आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार 1929 में पंडित नेहरू को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। उनकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और उनका एकदम से कद बढ़ा दिया, सरदार पटेल का कम कर दिया। एक उदाहरण, जब 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनने की स्थिति उत्पन्न हुई कि भाई अब अंग्रेजों ने लगभग ये तय कर लिया था कि हिंदुस्तान से अब बोरिया बिस्तरा बंद करना ही पड़ेगा, तो 1946 की इंटरिम गवर्नमेंट जब बनने वाली थी तो पूरे प्रांत में 15 प्रोविंशियल कमेटी थी कांग्रेस की, जिसे उस समय प्रांत कहा जाता था, प्रोविंस कहा जाता था। उन 15 में से 12 प्रोविंशियल कमेटी ने एक स्वर में बिना किसी मतभेद के 12 प्रांतीय समितियों ने अगले प्रधानमंत्री के लिए सरदार पटेल का नाम सुझाव दिया कि भाई सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब सरदार पटेल का सब जगह से नाम आया। अब नेहरू का एक भी कार्य समिति ने, प्रांतीय कार्य समिति ने एक ने राजा जी का नाम दिया, 2 ने किसी का नाम नहीं दिया और 12 ने सरदार पटेल का नाम दिया। लेकिन फिर यहाँ गांधी जी का वीटो आता है। अब देखिए उनके साथ कितना अन्याय हुआ राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर और आज तक। उन्होंने कहा कि नहीं भाई देखो ये ठीक नहीं है, और उनकी जो छवि है वो कट्टर राष्ट्रवादी की, ये शब्द कहे गए।
और इस देश के मुसलमानों का क्या होगा। इसलिए सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाना इस देश के लिए ठीक नहीं होगा। मौलाना अब्दुल कलाम से कहा कि आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, जो कांग्रेस की उस समय थी, आप प्रस्ताव पारित करवाइए कि पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। दूसरी बार उनके साथ जबरदस्त धोखा हुआ। जो स्वाभाविक दावेदार थे, वो स्वाभाविक दावेदार होते हुए भी राष्ट्र का नेतृत्व न कर सके, ये पीड़ा पूरे देशवासियों को अब तक है। और लोग ये कहते हैं कि उस समय अगर ये निर्णय लिया जाता तो हो सकता है आज जो देश की दिशा और दशा है वो कुछ और होती। लेकिन उन्होंने एक जो समर्पित सिपाही होता है, एक जो राष्ट्रीय आंदोलन से निकला हुआ कार्यकर्ता होता है, उन्होंने उसका कहीं कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने सैर स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि इस समय मैं तू करने की बात नहीं है, बल्कि राष्ट्र के निर्माण की बात है, राष्ट्र को पुनर्संगठित करने की बात है। इसलिए उन्होंने उप प्रधानमंत्री का पद भी स्वीकार किया, गृह मंत्री का पद भी स्वीकार किया। तो ये उनका व्यक्तित्व था, अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, जो जन कल्याण के लिए है, ये विषय उनका सबसे प्रमुख विषय होता था। और जो बारदोली आंदोलन में पहली बार उन्होंने यहाँ की आम जनता को, यानी यहाँ के किसान को, यहाँ के जो है सामान्य वर्ग को इस आंदोलन से जोड़ते हुए, और यहाँ तक आप ये भी तो देखिए ना कि बारदोली आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने ही उनको सरदार की उपाधि दी, ये तो सरदार है। लेकिन बाद में पता नहीं क्या स्थिति बनी, कैसे बनी, उनके उपेक्षित होते गए और जो एक स्वाभाविक दावेदारी उनकी राष्ट्रीय आंदोलन में जो एक भूमिका होनी चाहिए थी आगे, और जिस तरह से उनका सम्मान होना चाहिए था, उनको नहीं मिला। ये पीड़ा लोगों को रहती है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आजादी के 75 वर्ष पूरे होने को हैं, 75वें वर्ष हम प्रवेश कर चुके हैं और हम सब अमृत महोत्सव के नाम से इसको मना रहे हैं सारे देश में। लेकिन कुछ चीजों को हमको ध्यान में रखना होगा कि इन 75 वर्षों में हमने क्या खोया, क्या पाया है। तो 75 वर्षों का हमने अनेक क्षेत्रों में आशा से भी ज्यादा उन्नति की है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध लोकतंत्र हम बने हैं। नहीं तो हमारे साथ के जो जितने भी देश हैं, जो लोगों लोकतंत्र में आस्था थी, जो लोकतंत्र में स्थापित हुए थे, वहां कहीं भी भारत के समकक्ष लोकतंत्र खड़ा नहीं हुआ। हमने बिना किसी योग्यता के, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी क्षेत्र के, बिना किसी लिंग के, हमने वयस्क मताधिकार दिया सब नागरिकों को। ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। लेकिन जब 47 में आजादी मिली तो क्या हुआ, यानी आजादी के नाम पे ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, सत्ता का हस्तांतरण। आजादी नहीं मिली, यानी यूनियन जैक उतरा और तिरंगा ऊपर गया। लॉर्ड माउंटबेटन की जगह पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, लेकिन सिस्टम क्या था? सिस्टम वही एजुकेशन पॉलिसी ज्यों की त्यों, हमारा जो कानूनी ढांचा था वो ज्यों का त्यों, हमारा जो संसदीय लोकतंत्र था वो ज्यों का त्यों, यानी जो भी व्यवस्थाएं उस समय साम्राज्यवादी व्यवस्थाएं में चल रही थी वो हमने कंटिन्यू की। उससे क्या हुआ कि हमारे अंदर का जो स्वय था, जो स्वाभिमान था, वो खत्म हो गया। और वो खत्म होने के बावजूद आप ये देखिए कि आज तक हम अपने स्वय पे अभिमान नहीं कर पाए। जब तक उस पर विदेशी मोहर नहीं लग जाती तब तक हम उस बात को मानते ही नहीं कि ये ठीक है हमारी बात। पहले पश्चिम का, विदेश का, उस पर मोहर लगना जरूरी है कि अच्छा वो कह रहे हैं तो ठीक होगा, नहीं तो ये ठीक नहीं है। इस तरह का भाव हमारा बना दिया। हमारी शिक्षा पद्धति ज्यों की त्यों आज हम मैकाले सिस्टम को ढो रहे हैं। इस मैकाले सिस्टम ने केवल व्हाइट कॉलर जॉब, हमारे स्वयं को खत्म करने का काम किया है। अब इतने वर्षों के बाद नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उससे इस देश को, इस समाज के, यहाँ के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद है
कि ये वापस उन्हीं मूल्यों पर आधारित होगी जो कभी सरदार पटेल और उनके साथियों ने उस समय देखा होगा भारत का भविष्य कि किस तरह का भविष्य हम तय करना चाहते हैं। तो ये जो कुछ चीजें हैं आज उस पर हमको सोचना होगा कि हम अपने स्वयं से इतने क्यों भागते हैं, जो हमारा है वो क्यों बुरा है सारा का सारा। पश्चिम उसको स्वीकार करने पे उतारू है और उतार रहा है, एक एक तरीके से उसको स्वीकार कर रहा है और हम उससे भागे जा रहे हैं। तो ये स्वयं का विचार सरदार की जयंती का सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और सबसे बड़ा योगदान हम ये मानेंगे कि हम उनके स्वयं के राष्ट्रवाद की, उन्होंने स्वदेशी शिक्षा की बात की थी, उन्होंने स्वदेशी भाषा की बात की थी, उन्होंने जो है स्वराष्ट्र की बात की थी, स्वलोकतंत्र की बात की थी। तो ये जो उनका विचार था, मूल विचार, उस पर वो सोचते थे कि आगे अपनी जो आगे आने वाली सरकारें होंगी वो उन पे काम करेंगी, जनप्रतिनिधि इस पे काम करेंगे। उस स्वयं के विचार को आज पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। अपने पे हमको अभिमान करना चाहिए और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो जो बातें उन्होंने उस समय तय की होंगी अपने लिए। एकीकरण तो हो गया, लेकिन मन से भी एकीकरण हुआ है क्या? जुड़ तो गए हम सब आपस में, एक राष्ट्र के रूप में खड़े तो हो गए, लेकिन वही आज भी जातियों में बंटे हुए हैं, रचना पद्धतियों में बंटे हुए हैं, एक दूसरे के विरुद्ध काम करने पे लगे। तो ये जो उनका विचार था, एक सशक्त राष्ट्र के रूप में भारत खड़ा हो, उस दिशा में हो रहा है आज उस पे। यानी आखिर हम विश्वगुरु थे तो ऐसे ही थोड़ी थे, हमने तलवार के आधार पे थोड़ी अपने विश्वगुरु की मान्यता रखी थी, हमने शास्त्र लेकर के गए थे, इसलिए हम विश्वगुरु बने। तो उनकी जो मानसिकता थी, उनका जो विचार था कि वे इस राष्ट्र का स्वयं जागृत हो, जो उनका अपना है उस पर हमें अभिमान होना चाहिए, उसमें गर्व होना चाहिए, उस गर्व को वापस हम लाए। इतना कह करके आप सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने इस अवसर पर मुझे याद किया है और मुझे इस अवसर पे उनको स्मरण करने का मौका दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ कभी भी मुझे कोई आदेश होगा तो मैं शायद तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आज का मार्गदर्शन देने का आपने अपना समय निकाला, समय दिया हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए एक्चुअली हमारी भी संख्या आज बहुत कम है ड्यू टू फेस्टिवल। नेक्स्ट हम आगे फिर एक कोई ना किसी कार्यक्रम में आपको हम और डिटेल में सुनना चाहेंगे। वही मैं यही निवेदन करूंगा, और वर्चुअली की बजाय अगर फिजिकली हो तो आएंगे सर। अभी बस अब दिवाली के बाद से हम ऐसे कार्यक्रम जो रख रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा आपसे आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सो आज के कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि थोड़ा फेस्टिवल मोड में हम सब लोग हैं, और हम में से अगर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनमें से अगर कोई बात कुछ कार्यक्रम के विषय में कोई बोलना चाहे तो स्वागत है। भारत की बात सुनाता हूँ। आज 31 अक्टूबर को एकता दिवस, जो कि एकता दिवस देश के सभी युवाओं को एकता के सूत्र में बांधता है और भारतीय नागरिकों को एकता का महत्व बताने के लिए यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के विभाजन के बाद देश की राजनीति को एकजुट करने के साथ साथ लोगों के दिलों को भी एकजुट किया था। उन्होंने अपने बुलंद हौसलों के साथ सभी लोगों में एकता की भावना पैदा की थी। आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उस महान लौह पुरुष को याद कर रहे हैं। अगर आप में से भी कोई अपने विचार प्रकट करना चाहे तो आमंत्रित है। बहन मोहिनी मित्तल जी कुछ कहना चाहती हैं, मुझे लगता है। हाँ, नमस्ते भैया। स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है। क्योंकि संख्या कम है और आप आज जल्दी ही इसको समाप्ति की ओर ले जाना चाहते हैं, मुझे क्योंकि सभी लोगों ने बहुत अच्छा अपनी अपनी तरह से सब बताया है, केवल एक ही बात कहनी थी कि हम इस सारे इतिहास से कुछ सीखें। जिनको हम लौह पुरुष कहते हैं, जिनको हम सरदार कहते हैं, क्या कारण है कि उन्हें ना तो उन दिनों में जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब सम्मान मिला, और ना ही आज़ादी के 70 साल तक भी सम्मान मिला। तो हमें इस बात को भी एक जरूर
ध्यान रखना होगा कि हम कर्तव्य तो पूरे करें पर अपने अधिकार छीनने का अधिकार किसी को ना दें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम जो अभी तक अपने अधिकार छीनने के बाद भी चुप बैठे हैं, इस मौन को तोड़ना होगा और छीन के लेना होगा अपना हक, क्योंकि हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम आसानी से सबको छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक और कारण कि आज जिस योगी को, योगी मीन्स मोदी का मैं नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि योगी कहने से हम कहीं और भी चले जाते हैं। ये दोनों ही योगी हैं जी वो। हाँ जी, दोनों ही योगी हैं, पर मोदी ने जब संभालने का एक जिम्मा उठा लिया है तो हम में से आज भी कुछ जनसंख्या ऐसी है जो उनके विरुद्ध कुछ ना कुछ विचार रखती है, और हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ के कारण उनको दोष देने लगते हैं कि उन्होंने अभी तक हिंदुओं के लिए नहीं किया, उन्होंने अभी तक जनसंख्या के लिए नहीं किया, या और भी हम बहुत सारे पॉइंट्स रखते हैं। पर हम इस बात को क्यों नहीं विचार में लाते हैं कि हम अपना अपना परिवार, जहाँ 4 या 6 सदस्य हैं, उन्हें ही नहीं संभाल पाते हैं, वो 130 करोड़ जनसंख्या को संभाल रहा है। तो उसके लिए कभी भी हम अपने मन में मैल ना लाएं, हमें ये निश्चय करना ही होगा। और तभी हम, जो बात देव प्रसाद भारद्वाज जी ने बोली है कि स्व पर अभिमान करें, तभी हम उस दशा में पहुंचेंगे और उस दिशा में काम करेंगे कि हम सबको, क्योंकि आज बच्चे नहीं है तो ये शिक्षा तो बच्चों के लिए जरूरी थी। बिल्कुल, मैंने वही कहा ना, हम लोग को और हमारे कार्यक्रम में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जो पुराने लोग हैं, कि हमारे कार्यक्रम में बच्चों का बहुत अच्छा एक सहयोग रहता है और बहुत अच्छा उनका पार्टिसिपेशन भी रहता है, गीत, कविताएं, नृत्य सबके साथ। पर इस बार सबसे हम क्षमा चाहेंगे कि इस बार हमारे कार्यक्रम में बच्चों का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। और जो सबसे शुरू में विकास भाटिया जी ने कहा था, जब सरदार पटेल जी के 10 पॉइंट रखे थे, और एक पॉइंट मुझे उसमें से कोट करना है कि महान आत्माओं ने इस धरती पर हमेशा जन्म लिया है। तो हम इन दोनों योगियों को महान आत्मा मानकर बस उनके साथ चलें, उनके पीछे चलें और उनके लिए एक ऐसा स्थान बना लें कि हम अपने मन में कभी मैल नहीं आने देंगे। बस इसी निश्चय के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बस मैं आज तो इतना ही कहना चाह रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। वक्त आ गया है अब दुनिया से साफ साफ कहना होगा, वक्त आ गया है अब दुनिया से साफ साफ कहना होगा, देश प्रेम की प्रबल धार में हर मन को बहना होगा। देश प्रेम की प्रबल धार में हम सबको बहना होगा, जिसे तिरंगा लगे पराया, जिसे तिरंगा लगे पराया, मेरा देश छोड़ जाए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बनकर रहना होगा। इस पंक्तियों के साथ मैं आप सबका आभारी, और सबको, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हो। और इसके बाद कोई कुछ बोल रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपनी पूरी टीम, ग्रुप कैप्टन नरेंद्र वर्मा जी, विकास भाटिया जी और दिनेश बुरेजा जी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।